बघेल किसने बदली है छत्तीसगढ़ की तस्वीर, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। छत्तीसगढ़ के सीएम होने के नाते सीएम रमन सिंह और भूपेश बघेल के ऊपर इसके विकास की जिम्मेदारी है। जो हुआ उसका क्रेडिट इन्हें जाएगा, जो नहीं कर पाए उसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर जाएगी। रमन सिंह क्या कह रहे हैं कि उनके शासन के 15 सालों ने छत्तीसगढ़ को क्या दिया, जरा सुनिए। 3 के बाद 18 तक दूसरा कार्यकाल आया, जिसे छत्तीसगढ़ के निर्माण का स्वर्णिम कालखंड कहा जाता है, क्योंकि सारे विकास, मैं कुछ आंकड़े बाद में गिनाऊंगा, इस 15 साल में छत्तीसगढ़ में आज जो दिख रहा है वो दोहराए गए और तीसरा कालखंड अभी चल रहा है 2018 के बाद आज तारीख तक। और इस कालखंड में छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन चुका है। इस 4 साल में छत्तीसगढ़ देश और दुनिया के सामने बदनाम हुआ। और जाहिर सी बात है कि इसे लेकर के कांग्रेस अब हमलावर है। कांग्रेस क्या कह रही है, सीएम भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, सुशील आनंद शुक्ला क्या कह रहे हैं, सुनिए। सब प्रकार के हमन खरीदी करत हन, ओकर माध्यम से जैन लघु वनोपज संग्राहक है तेकर मन के आर्थिक स्थिति सुधारे काम, उन्हें कोदो कुटकी रागी की भी खरीदे के काम हमारे सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य घोषित करके करेंगे। और न केवल समर्थन मूल्य खरीदी करे के बाद बल्कि ओकर वैल्यू एडिशन भी करत। तो लगातार कैसे आय में वृद्धि हो, ये हमारे सरकार के प्रयास। पिछले 15 साल में इन्होंने जो किया छत्तीसगढ़ में कुशासन और भ्रष्टाचार का राज, और पिछले 4 साल में कांग्रेस की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का जनता तुलनात्मक अध्ययन कर रही है और देख रही है कि 15 साल के कुशासन के बाद में छत्तीसगढ़ में एक ऐसी सरकार आई है जो हर वर्ग का ख्याल कर रही है, चाहे किसान हो, व्यापारी हो। भलाई के लिए कांग्रेस की सरकार योजनाएं बना रही है, न सिर्फ योजनाएं बना रही है, उन योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो रही है। यही कारण है कि पिछले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार के खिलाफ एक भी जनहित के मुद्दे को लेकर सड़क पे नहीं उतर पाई। और आइए अब देखते हैं कि क्या है, हमारे सवाल जो हैं वो दिखा देते हैं आपको किस तरह से इन सवालों को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि क्या कहा जा रहा है लोगों के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर, अलग अलग प्रतिक्रियाएं। इससे क्या होगा, जो महिलाएं यहाँ पर हैं उनके साथ तो आप विश्वासघात कर रहे हैं, और मूर्ति किसका लगाएंगे? मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान बच जाएगा क्या? महिलाओं के साथ जो शराबबंदी के कारण जो परेशानी पैदा हो रही है, लगातार महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उससे बच जाएगा क्या? प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं, कभी गृह मंत्री जी से पूछते हैं कि देश में महिला सुरक्षा के लिए क्या काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से महफूज है, यहाँ कोई भी अपराध करके बच नहीं सकता। यहाँ अगर कहीं अपराध हुआ है तो अपराधी पकड़े गए हैं, जेल के सलाखों के पीछे भेजे गए हैं। तो ये केवल बातों से नहीं चलता है, कुछ करके भी दिखाना पड़ता है। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाई जा रही है और दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस को महिला अपराधों पर घेर रही है। और इसे लेकर के आम जनता को क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ का असल नायक कौन है, असली प्रणेता कौन है, और किसके शासन में, किसके राज्य में छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, आगे विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की न्यूज़ 24 की टीम ने छत्तीसगढ़ के लोगों से उनके दिल का हाल जाना। कल अच्छा था, काफी विकास, सड़क, पुल, पुलिया, रोड निर्माण। कांग्रेस सरकार ही बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस सरकार सभी लोगों के लिए काम कर रही है। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों का काम एक ही जैसा रहा है। कोई कुछ करता है, छुट-पुट कर देता है, कोई छुट-पुट कर देता है। सरकार समसमान है, पर संतुलन जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाया। कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस जी कांग्रेस अच्छा काम कर रही है कांग्रेस। जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, सबसे ज़्यादा विकास तो रमन सिंह के ज़माने में भी हुआ है। स्टार्टिंग भले ही अजीत जोगी जी किए हों, लेकिन पूरा डॉक्टर रमन सिंह जी ने ही किया है। तो मिलीजुली प्रतिक्रिया है, मामला टाइट है। कोई कहता है रमन सिंह सरकार ने विकास किया था, कोई कह रहा है भूपेश बघेल सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और इस पर
जो भी सवाल उठ रहे हैं वो सवाल इन सवालों को हमने पिरोए हैं। देखिए क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। 22 साल का पूरा हुआ सफर, प्रदेश गढ़ने में किसका कितना है असर, कौन है आखिर इसके लिए असल हीरो। कांग्रेस का दावा, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ा, 15 साल में बीजेपी ने किया था कबाड़ा, ये कह रही कांग्रेस। बीजेपी बोली सरकार महिला सुरक्षा नहीं दिला पाई, ध्यान हटाने के लिए मूर्तियां लगवाई। छत्तीसगढ़ का असली नायक कौन, रमन सिंह या भूपेश बघेल, ये सबसे बड़ा लाख टके का सवाल है और इसी को जानने के लिए आज हम लोगों से भी बात कर रहे हैं और स्थानीय तौर पर हमने कुछ खास मेहमानों को बुला लिया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका तारुफ हम करा देते हैं। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़े हुए हैं। नितिन भंसाली जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता नरेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका मेरे इस खास शो में। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी साहब जुड़े हुए हैं। राम अवतार तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आता हूं नरेश गुप्ता जी, मुझे बताइए कि 15 साल बनाम 4 साल ये कहते हैं आप, क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से ब्रांड वैल्यू क्रिएट की जा रही है, छत्तीसगढ़ मॉडल की बार बार बात की जाती है, उसे जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के नए छत्तीसगढ़ के असल जननायक किसे आप देखते हैं, रमन सिंह को या भूपेश बघेल को? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत भयावह है। छत्तीसगढ़ में पूर्णतः अपराधियों और माफियाओं का गढ़ बन चुका है। छत्तीसगढ़ में माफिया राज स्थापित हो चुका है। जो माफिया राज 2000 से 2003 के बीच में थे और जो आज के मुखिया तत्कालीन मंत्रिपरिषद के सदस्य थे, उसको रिकैपिंग कर रहे हैं यहाँ पर फिर से। वो पूर्णतः माफिया राज हो गया, चाहे रेत हो, शराब हो, चाहे खनिज हो, ये सारी माफियाओं को समर्पित है। राशन हो, सारा कुछ पूरे प्रदेश में माफियाओं को समर्पित है। विकास समाप्त हो चुका है इस प्रदेश में। विकास नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। तो डेवलपमेंट क्या हो गया, जनता भूल चुकी है। और सबसे बड़ी चीज ये है, आज की डेट में इस प्रदेश में जो लोग हैं, जो शासन के करीब हैं, वो लोग भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं। 8 दिन 10 दिन कस्टडी में जेल पे रहने के बाद सस्पेंशन ऑर्डर पास करते हैं। यह इस सरकार का चरित्र बताता है कि सरकार किस रूप में काम करना चाहती है। आप कल्पना करिए, जो व्यक्ति हिरासत में हो, रिमांड में हो, 10-10 दिन, 15-15 दिन, उसका सस्पेंशन 10 से 15 दिन बाद किया जाता है और उनको संरक्षण दिया जाता है और शासकीय कार्यों पे बाधा डाला जाता है। भ्रष्टाचारियों को रोक के खिलाफ कार्रवाई को रोका जाता है। ये सरकार का चरित्र है। और जहां तक सवाल है ब्रांड वैल्यू का, ब्रांड तो क्या आप क्या इस प्रदेश को ऐसा ब्रांड देना चाहते हैं कि जहां पर माफियाओं की ब्रांडिंग कहीं नहीं हो सकती? साहब, 2003 में क्या क्या नहीं हुआ था, वही पुनरावृत्ति पुनः हो रही है इस प्रदेश में। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 2003 दिसंबर 2003 से नवंबर 2018 तक इस प्रदेश का स्वर्णिम काल रहा है, जिस पर इस प्रदेश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विकास किया है। इस प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, एजुकेशन, हेल्थ, सारी चीजों पर, रोड, नाली, ये सारी चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। साहब, अब तो सड़क के रिपेयरिंग के पैसे नहीं है इनके पास। ठीक है, सड़कों का रिपेयरिंग करना बहुत भारी हो गया इस सरकार को। ठीक है नरेश जी, लेकिन मुझे ये बताइए, आपने महिला अपराधों की बात कर दी, आपने सड़कों की बात कर दी, लेकिन ब्रांड वैल्यू तो स्वच्छता में नंबर 1 आने से या नंबर 2 आने से भी बनती है, मनरेगा में सबसे ज्यादा काम देने से भी बनती है, बेरोजगारी दर पूरे देश में सबसे कम अगर आती है तो ये भी एक फख्र की बात होती है, पूरे देश में नाम रोशन होता है। न्याय योजना में अगर सबसे ज्यादा धान का मूल्य छत्तीसगढ़ देता है तो ये भी तो अच्छी बातें हैं। तो ये जो अच्छी चीजें हैं जिसे केंद्र सरकार सराह रही है, सर एक मिनट, जिसे केंद्र सरकार भी सराह रही है, कई जगह तो केंद्र सरकार ने सम्मानित किया है बुलाकर के। दिल्ली में हमारे यही होता है सर सम्मान इन लोगों का, हम देखते हैं, फिर हम बधाई भी देते हैं। बिल्कुल अभिलाष जी, ये सरकार को तय करना चाहिए कि केंद्र सरकार उनका एक्चुअल सही मायने में एनालिसिस कर रही है कि जहां पर उनको तारीफ हुई उसकी बात वो एक्सेप्ट करें, बाकी जगह केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा दे। जहां तक सवाल है बेरोजगारी का डाटा रिलीज करने वाली संस्था कौन है, उसका छत्तीसगढ़ सरकार के साथ क्या संबंध है, यह स्पष्ट करना चाहिए।
और जहां तक सफाई का सवाल है, सफाई पर यदि आपको रिकॉग्निशन मिलता है केंद्र सरकार से तो आप उस पर उसकी तो सराहना ले लेते हैं। जब ईडी और टैक्स चोरी के लेकर जब केंद्र सरकार कार्रवाई करती है उसके लिए क्या है? ठीक है, बहुत जायज सवाल है आपका जायज सवाल है नरेश जी। खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं समझ गया, जायज सवाल आपका लेकर चल रहा हूँ नरेश जी। आपका सवाल लेकर मैं जा रहा हूँ नितिन जी के पास। नितिन जी, सेलेक्टिवनेस क्यों है आपके उसमें? और दूसरा, आप असली हीरो किसे मानते हैं? दूसरा, अगर आप मानते हैं तो सेलेक्टिवनेस क्यों है? अगर कोई अच्छा काम कर रही है राज्य सरकार या केंद्र सरकार कहती तो आप कहते हैं देखिए हमारी पीठ ठोकी आकर। लेकिन अगर वो कहते हैं कि इस मामले में आपने इस विभाग में गलती कर दी तो आप कहते हैं ये तो हमारे साथ पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हैं, हमारे साथ दुश्मनी निभाई जा रही है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो ये कैसे हो सकता है सर? या तो अगर सौतेला व्यवहार करेंगे तो नंबर 1 नहीं देंगे ना आपको। तो कुछ अच्छी चीजें हैं तो उनको अप्रिशिएट कर रही है केंद्र सरकार, कुछ गड़बड़ियां हैं तो आपको बताई जा रही है। तो सेलेक्टिवनेस क्यों है सर? देखिए, नायक तो फिल्म में एक ही होता है और इस प्रदेश में नायक एक ही है जो कि उस 15 साल के खलनायक को मारकर उनकी सरकार को खत्म करके सत्ता में आए हैं। इस प्रदेश में अभिलाष जी, इन 15 वर्षों में जो विकास का चक्का था, जो पहिया था, वो पंचर हो गया था। पंचर चक्के को ये चला रहे थे तो वो टायर तो उसका घिस गया, फट गया, साथ में उसकी रिंग भी खराब हो गई थी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के साथ हमने सबसे पहले इन चारों टायरों को चेंज किया और विकास के पथ पर देखिए हमारी सरकार जो है वो तेजी से, सरकार की गाड़ी जो है वो चल रही है। ये किसकी बात कर रहे थे अभी के ईडी और ये? तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा देश कह रहा है भाई। जिन राज्यों में कांग्रेस की बीजेपी की सरकार नहीं है या क्षेत्रीय दलों की सरकार है या जहां पर कांग्रेस की सरकार, वहां पर चुन कर कार्रवाइयां होती हैं। और मुझे तो ये बता दें नरेश गुप्ता जी, इतनी कार्रवाइयों में ईडी सीबीआई ने कौन से मामले में, ये बता दे कौन से मामले में ये सिद्ध किया कोर्ट में कि ये अपराध है और ये अपराध सिद्ध हुआ? होता ही नहीं है। सिर्फ सरकारों को अस्थिर करने के लिए ये हथकंडे अपनाए जाते हैं। आज प्रदेश खुशहाल है। आज बेरोजगारी दर की बात की आपने तो इन्होंने क्या किया? वो एजेंसी से क्या रिश्ता है ये बता दे, क्या रिश्ता है? ठीक, जाए ना कोर्ट, करे उस एजेंसी के ऊपर कार्रवाई। वही एजेंसी यदि इनके शासन काल में भी वही एजेंसी जो थी वो बेरोजगारी के आंकड़े जारी करती थी, तब सही था। 22% बेरोजगारी थी इस प्रदेश में। खुश होना चाहिए कि आज 0.2% बेरोजगारी है। पूरे देश में किसानों को धान का सर्वाधिक समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। ठीक है, फर्जी एमओयू साइन कर करके आए थे। कितने उद्योग लगाए इन्होंने पूछिए? ठीक है, आता हूं। ना मैं आऊंगा नितिन जी आऊंगा अगले राउंड के लिए। नितिन जी अगले राउंड के लिए प्लीज रुकिए, आऊंगा मैं। और 89,977 करोड़ रुपए इस प्रदेश में निवेश हुआ। ठीक है, मैं आऊंगा। राम अवतार तिवारी जी, देखिए आज बड़ा कठिन सवाल पूछूंगा सर आपसे, और आपसे इसलिए पूछूंगा क्योंकि पूरी उम्मीद के साथ पूछूंगा कि आप, ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, जवाब क्या देंगे हमें पता है, इनकी अनुशासनात्मक मजबूरियां भी हैं, आप तो खुलकर बताएंगे। आपसे सीधा सवाल 100% का, रमन सिंह का शासन वर्सेस भूपेश सरकार, कौन सी बेटर लग रही है आपको? देखिए, दोनों चीज़ों को अभिलाष जी समझना पड़ेगा कि कौन बेहतर है राजनीति से इतर जाकर। जब रमन सिंह सरकार में थे तो अधोसंरचना की जरूरत थी, वो अधोसंरचना पे ही काम किया। उनका सरकार जो निर्माण पे काम किया, उनके सरकार पे यहाँ पे जिस तरह से विस्तार हो सकता है इस राज्य का, उस दिशा में काम किया। उनके काम करने के तरीके, हर आदमी जो काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। वो जो चीज छोड़ दिए, जो चीज वो नहीं कर पाए, या जिन चीजों में उनकी रुचि नहीं रही, या जिन चीजों को वो ध्यान नहीं दे पाए, उनको भूपेश बघेल ने ध्यान दिया। जैसे राम पे बात करते हैं, राम पथ गमन पे वो निश्चित तौर पे उनकी मांग थी आरएसएस की, तब भी नहीं कर पाए, ये कर रहे हैं। एक बात। दूसरा, जो भूपेश जो है डायरेक्ट बेनिफिट जो किसानों को या अन्य वर्गों को दे रहे हैं, वो एक बड़ी उपलब्धि है। जो यही काम तो मोदी जी भी कर रहे हैं कि कोई भी जो प्रभावित लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं,
उनको डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया जाए, बीच के बिचौलिए खत्म की जाए। ठीक है, वही हो रहा है। धान का जो समर्थन मूल्य जो भाजपा नहीं दे पाई वो दे रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ संस्कृति, छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ियों की बात उन्होंने भी की, मगर उनका तरीका दूसरा था, इनका तरीका दूसरा है। तो तरीके काम के, राज के तरीके दोनों अलग अलग हैं। उस समय के नायक वो थे क्योंकि 15 साल जनता ने जनमत दिया। उस सब के बाद अभी जो इस राज्य में इस तरीके से बहुमत कांग्रेस ने पाई है, ऐतिहासिक बहुमत है, और ऐतिहासिक बहुमत के बाद वो जनता की भावनाओं के अनुरूप निर्णय ले रहे हैं कि जनता क्या चाहती। छत्तीसगढ़ की जनता की संस्कृति, साहित्य, किसी भी राज्य की, किसी भी हर राज्य की अपनी संस्कृति, साहित्य, उनके संस्कार ठीक है सर रहते हैं, उनको जीवित करने का काम, उनको बढ़ाने का काम, उस वर्ग को बढ़ाने का काम वो होना चाहिए। उस दिशा में ये काम कर रहे हैं। तो दोनों के काम के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है सर। अधोसंरचना पे काम अब हो चुका है, अब और भी चीजें काम करने की जरूरत है। ठीक है, उस दिशा में काम किया जाए। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, किसान यहाँ रहते हैं, उन किसानों को अगर सीधे बेनिफिट दे रहे हैं तो ये एक अच्छा निर्णय ये है। उस समय अधोसंरचना की जरूरत थी। ठीक है सर, ठीक है, जो सब चीज खड़ा है, ठीक है तिवारी जी, बिल्डिंग, वो उस समय जरूरत थी, उस समय उन्होंने कदम उठाया। ठीक है तिवारी जी, मैं नरेश जी के पास आना चाहूंगा। नरेश जी, मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि 15 साल राज करना नए राज्य में लोकतंत्र में बड़ा मुश्किल होता है? 3 बार रिपीट हो जाना और एक बार आने के बाद कांग्रेस जिस आत्मविश्वास से लबरेज है, जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं, उसे आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, तो जो आप वर्ड लगाना चाहें इसके आगे लगा दीजिए। क्या आपको लगता है कि इतना जल्दी और इतना आसान नहीं है? क्योंकि एक बार जब आप कसौटी पर जनता की कसे जाते हैं और दोबारा आते हैं तब वाकई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और 3 बार का रिकॉर्ड अगर रमन सिंह के नाम है तो इस पूरे मुकाबले में एक तरफा रमन सिंह के पक्ष में फैसला जाना चाहिए। देखिए, डेफिनेटली डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल में इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया। उससे पहले 3 साल भी ये सरकार में थे, जिसमें मुख्यमंत्री जी तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ थे और उसके पहले वाले मुख्यमंत्री के साथ बिना विभाग के मंत्री भी हुआ करते थे। तो आपको बता दूं इस प्रदेश की क्या स्थिति थी जब 2003 में हमने इस प्रदेश को, हम अपने शासन पे आए, तब की स्थिति और अब 2018 की स्थिति की कल्पना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रदेश में कितना बड़ा विकास हुआ। डॉक्टर रमन सिंह डेफिनेटली विकास पुरुष हैं। और जहां तक बात कर रहे थे, मैं फिर से आरोप लगा रहा हूं इस सरकार के ऊपर, ये भ्रष्टाचारियों और माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार है। अक्टूबर 2021 में भारत सरकार की एक एजेंसी ने कितना बड़ा पत्र लिखा था, कैटेगोरिकली पत्र लिखा था कि किन किन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी, इस बात की जानकारी जनता को देना चाहिए। कैटेगोरिकली इन्वेस्टमेंट की डिटेल, कैटेगोरिकली एक एक चीज को एक्सप्लेन करके डिटेल आया था। मामला न्यायालय में लंबित है, जाइए ना वहां लड़िए। पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? यदि ये हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, 4 साल अब सरकार में हो साहब, हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का कोई नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार पर तो हमने बात कर ली। भ्रष्टाचार तो छत्तीसगढ़ में पहले भी था, अभी भी ये रुकने वाला कहीं नहीं है किसी देश में। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए जरा नरेश जी, मुझे पॉइंट में बताइए ना कि किस मामले में आपको लगता है रमन सरकार जो है वो बेहतर है भूपेश सरकार से? जरा 5 पॉइंट बताइए। भ्रष्टाचार और घूसखोरी भरी हुई है ना। नितिन जी, 1 मिनट डाइवर्ट हो रहे हैं हम। मैं नरेश जी से जरा वो 5 पॉइंट पूछ लेता हूं जो उनको लगता है कि इन 5 मुद्दों में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है भूपेश सरकार से, और उसके बाद आपके पास आता हूं। नरेश जी सिर्फ पॉइंट बताइएगा प्लीज। देखिए, हमने काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, सड़कों का जाल, एजुकेशन में डेवलपमेंट, हेल्थ में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है हमने। ठीक है, इस प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हमने बढ़ाया है और सबसे बड़ी चीज जो है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर एक 2600 स्कूल बंद हो गए 15 सालों में।
इनको चालू किया है हमने। ठीक है, ठीक है, एक मिनट सर, मैं आ रहा हूँ। 2,11,000 नितिन जी आपके पास आ रहा हूँ। कुपोषण से इस सरकार में 4 साल में। हाँ, ये बदतमीजी बंद कराइए। नहीं नितिन जी को मैं बोल रहा हूँ, आ रहा है। 85,000 महिलाएं। नितिन जी प्लीज, ना ठीक है। ये नक्सलवाद 3 ब्लॉक में था। नरेश जी का कनेक्शन लगता है। नरेश भैया, अभिलाष जी 2003 का जिक्र कर रहे थे। नितिन जी प्लीज एक मिनट दीजिए। नितिन जी मुझे 1 मिनट दीजिए, बस 30 सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास। नितिन भंसाली जी, मैं आपसे पहले भी अनुरोध कर चुका हूँ, ये मर्यादाहीन और तथ्यहीन बातें ना करें, ये बदतमीजी ना करें। आप मेरे समय में ये इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं इनको भी स्पेयर नहीं करूंगा। नहीं प्लीज आप बोलिए। बात है ठीक है नरेश जी, आप बोलिए, प्लीज बोलिए। सर समय कम है, प्लीज जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए नरेश जी। मुझे इंटरप्ट क्यों करते हैं ये? नरेश जी ठीक है, मैं चर्चा करने बैठा हूँ और मैं शांति से चर्चा कर रहा हूँ। गलत शांति से नहीं है। आप गलत बोलेंगे, मैं इंटरप्ट करूंगा ना। प्लीज कल्चर क्या होता है ना। ठीक है, आप गलत बोलेंगे, मैं इंटरप्ट करूंगा। नरेश भैया एक बार नहीं 100 बार। यदि मेरी बारी है तो इंटरप्ट नहीं कर सकते। मर्यादा से बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट मर्यादा से बात कर रहा हूँ, मुझे मर्यादा मत बिल्कुल मर्यादा नहीं। आप ठीक है, आप अपने समय में अपनी ठीक है। 1 मिनट जरा नरेश जी को लाइए, 1 2 ले आते हैं। नितिन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज। नितिन जी वक्त में ना ठीक है, 1 मिनट नितिन जी मैं आ रहा हूँ। नरेश जी ठीक है। नरेश जी आपके पास, नरेश जी 20 सेकंड दे रहा हूँ आपको, अपनी बात पूरी कर लीजिए। नरेश जी प्लीज। मच्छी बाजार में नहीं बैठे हम। नरेश जी प्लीज, 20 बेचने वाले नहीं है। ठीक है नरेश जी, ये बात करते हैं। ठीक है नरेश जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, प्लीज। मर्यादाहीन बात ना। ठीक है नरेश जी, प्लीज कूल डाउन सर, प्लीज कूल डाउन, प्लीज बात पूरी कर लीजिए सर नरेश जी, फिर मैं नितिन जी के पास जाऊंगा। हमने इस प्रदेश में सर्वांगीण विकास किया। 2003 तक भय और आतंक का जो माहौल था, ठीक है, वो पुनः स्थापित हो गया इस प्रदेश में। ठीक। राजनीतिक द्वेष के साथ विरोधी दल के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का प्रयास फिर से करने लग गई। उनके खिलाफ सरकार षड्यंत्र रचने लग गई है। लोगों का यह बिना प्रयास चालू हो गया। ठीक है, अब मुझे बताइए, इनकम टैक्स का सर्च होता है, उस एजेंसीज के साथ क्या किया जाता है? उस एजेंसीज के लोगों के साथ कैसा दबाव? ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है नितिन जी के पास आने दीजिए आपके द्वारा कि ये क्या कार्रवाई की। ठीक है, अक्टूबर 2021 ठीक है सर, करप्शन पे ठीक है, उस पर क्या कार्रवाई की? ठीक। नितिन जी प्लीज आपके पास आता हूं। नितिन जी, अगर आपने कुछ मामलों में अच्छा किया है तो करप्शन के मामले, सड़क के मामले को लेकर के सरकार को घेरा जाता है, क्या कहेंगे आप? नितिन जी कौन से करप्शन के मामले? किस करप्शन के मामलों की बात हो रही है? साबित करें। तथ्यहीन, मुद्दा विहीन बात करेंगे तो बिल्कुल फिर मैं बोलूंगा तो ये बोलेंगे मर्यादा जो तोड़ रहे। भैया एक भी मामला इन 4 सालों में सिर्फ चिल्लाते रहे टीवी डिबेट में आकर, और अखबारों में रोज सुबह उठकर विज्ञप्तियां जारी होती है जो पढ़ के खुश होते हैं। साबित ये कुछ भी नहीं कर पाए। इस प्रदेश में अभी ये तारीफ कर रहे थे, क्या एजुकेशन की हालत थी। 2600 बंद पड़े स्कूल हमने खोले। आप देखिए 6 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी होती थी, आज 65 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी हो रही है। आप सड़क पर बात कीजिए, करप्शन पर बात कीजिए। 2003 की बात याद दिला रहा हूं। यह नक्सलवाद इन 15 सालों में 14 जिलों तक पहुंचा। सड़कों पर भी काम हो रहा है। चलिए मैं राम अवतार तिवारी से फाइनल कमेंट लूंगा सर। संवेदनशील है माननीय मुख्यमंत्री। वक्त कम है राम अवतार तिवारी जी, फाइनल कमेंट बहुत 20-30 सेकंड का सर, मेरे पास वक्त कम है, माफी के साथ आपके पास आ रहा हूं। राम अवतार तिवारी जी, मुझे यह बताइए, क्या आपको लगता है कि भूपेश बघेल सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो 5 साल पहले रमन सिंह जी के शासन की याद कीजिए और सीएम बघेल के, हालांकि स्थितियां बहुत अलग हैं, लेकिन आप किसको कैसे पॉइंट देना चाहेंगे, कैसी रैंकिंग करेंगे दोनों की? देखिए, रमन सिंह के शासनकाल में, अंतिम शासनकाल 5 साल में थे, उसके प्रति नाराजगी लोगों की बढ़ी, तभी इतनी हार हुई है। बहुत ही जो हार हुआ है भाजपा का, बहुत इतने लोगों की नाराजगी क्यों थी, ये समीक्षा आज भी करने की जरूरत है। क्या जनमत संग्रह जो आया है, इतने ज्यादा तरीके से लोगों ने कांग्रेस को वोट आखिर क्यों दे दिया, क्या कारण थे? उन मुद्दों के बाद एक बात, दूसरी बात, अब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस है। इस समय भी हम सकारात्मक राजनीति करते हुए दोनों पार्टियां केंद्र में और राज्य में मिलकर अगर काम करेंगे तो छत्तीसगढ़ में अपार संभावना विकास की है। तो कौन क्या दे रहा है ये एक समझने की जरूरत है। राज्य सरकार क्या दे रही है, केंद्र सरकार क्या दे रही है, दोनों पार्टियां हैं, दोनों सरकार है। ठीक है सर, जो कमी बेसी है, जो केंद्र से चाहिए
वो भाजपा वाले दिलाएं, जो राज्य से दिलाए वो कांग्रेस से दिलाएं, तो जनता का भला हो। अपने पार्टी के स्वार्थ से, अपने सत्ता के लिए बोली बात थोड़ा बंद करके इस राज्य के विकास, उन गरीब आदिवासी पिछड़े वर्ग उनके लिए हमें अगर काम करेंगे तो राजनीति सही दिशा में जाएगी। और यहाँ पर अभी राजनीति अच्छी हो रही है, अन्य प्रदेशों की अपेक्षा इस प्रदेश में राजनीति अच्छी हो रही है। ये अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात आपने कही, और इससे हम भी स्वीकार के लिए यहाँ के गरीब लोगों को देखते हुए, यहाँ के प्रशासन को देखते हुए, खत्म हो गया प्रशासन कैसे बेहतर हो सकता है, इस दिशा में अगर काम करेंगे तो स्थापना दिवस में अच्छा संदेश जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद से अगर छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर दौड़ रहा है तो इसमें किसी एक की मेहनत या एक को श्रेय हम नहीं दे सकते। ये पूरे इस डिबेट का लबोलुआब निकल कर आया है। जनता से भी हमने पूछा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भूपेश बघेल का जलवा कायम है। कई लोग हैं जिनके दिलों में आज भी रमन सिंह के लिए जगह है और वो कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया था। और ऐसा नहीं कि जब एक राज्य बढ़ता है तो सिर्फ राज्य के कारण बढ़ता है। केंद्र से, चाहे वो मनमोहन सरकार हो, वहां से जो सहयोग मिला उसमें रमन सिंह जी ने अपने राज्य को आगे बढ़ाया। और आज भले ही भूपेश बघेल यहां है लेकिन पीएम मोदी की सरकार उन्हें जितना सपोर्ट कर रही है, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो छत्तीसगढ़ की विकास की जिन्हें क्रेडिट्स मिलनी चाहिए। लेकिन असली हीरो, असली नायक छत्तीसगढ़ का एक बात तो तय है कि वो छत्तीसगढ़ की जनता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता जिस तरह से अपने इस नए राज्य को, नए नवेले राज्य को प्रगति के पथ पर लेकर जा रही है, खूब मेहनत कर रही है, उससे हमें लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द छत्तीसगढ़ बाकी मामलों में भी देश में नंबर 1 होगा। सरकारों को क्रेडिट तो जाता ही है लेकिन असल सलाम छत्तीसगढ़िया को है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का भी, दर्शकों का भी। अरे भैया, चक्कर चक्कर गोल गोल में बजते थे जब चार, सरकारी दस्तावेज लाना लगता था अत्याचार। अरे विकट समस्या घोर बड़ी थी, हुआ न कभी विचार। पर अब आ गया रे मितान आ गया, आ गया रे मितान आ गया। हो सरकारी कागज बनाने घर द्वार आ गया, आ गया रे मितान आ गया, आ गया रे मितान आ गया। पहले लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, फिर बिना बात के बैठे बैठे थकना पड़ता था। अरे टूट जाती हिम्मत जब अधूरे होते पेपर, ना काम हुआ ना बात बनी, बस हुआ तो हुआ है टेंशन। आसान